स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश से संबंधित जितने भी शासक हुए हैं उन सभी शासक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। यह सभी टॉपिक हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको सभी टॉपिक आसानी से याद हो जाएं। मध्यकालीन इतिहास का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले चैनल पर 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां जाके आप बाकी के वीडियोस देखने के बाद ही ये वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से मध्यकालीन इतिहास समझ में आ जाएगा। और लास्ट में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत, इसका समय है 1206 से लेके 1526 ईस्वी के मध्य। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया है। ये है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में, जिनका समय है 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी के मध्य। तो चलिए हम देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करके की थी। खिलजी वंश को सामान्यतः तुर्कों का कबीला माना जाता है, जो उत्तरी भारत पर मुसलमानों की विजय के बाद भारत में आकर बसे थे। ये खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सियाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन खुसवर शाह। तो ये सभी शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। इनका समय है 1290 ईस्वी से लेके 1296 ईस्वी के मध्य। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकोबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी के महल में करवाया था। 1290 ईस्वी में कड़ामानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया गया था। इस अवसर पर कड़ामानिकपुर, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, इसकी सूबेदारी उसके अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी थी। तो ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास में कड़ामानिकपुर है। इसकी सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को दे दी गई, जो जलालुद्दीन का भतीजा था। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से करा दिया। 1291 ईस्वी में सुल्तान ने रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। उस समय यहाँ का शासक हमीर देव था। तो रणथंभौर ये यहाँ पर राजस्थान के पास में, राजस्थान के अंतर्गत है। 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए थे। तो ये जो उत्तर और पश्चिम का भारत का क्षेत्र है, इस तरफ यहाँ पे मंगोल का शासन था, इस तरफ से लगातार भारत पे आक्रमण हो रहे थे। इसके काल में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी का अभियान हुआ। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये यादव वंश है। उस समय भारत में यादव वंश का शासन था और यहाँ ये देवगिरी था। यहाँ के शासक थे उस समय रामचंद्र देव। इनको पराजित करके अपार धन प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये यादव वंश के शासक हैं रामचंद्र देव, ये आपको ध्यान रखना है मैप में। 1296 ईस्वी में कड़ामानिकपुर, जो इलाहाबाद के पास में स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर सुल्तान को बुलाया था और उसकी हत्या करा दी थी। तो अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इनका समय है 1296 से लेके 1316 ईस्वी के मध्य। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और 22 अक्टूबर 1296 को यह दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामिन उल खिलाफत, नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी ग्रहण की थी, किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। उलेमा वर्ग, ये मुस्लिम में जो विद्वान होते थे उन्हें उलेमा वर्ग कहते थे, को भी अपने शासन काल के समय कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। उसने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्य हित को सर्वोपरि माना था। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, क्योंकि जो शासक होता था वो जो चाहे वह कर सकता था।
अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा जो मुस्लिम विद्वान होते थे इनके कहने पर इसने अपना निर्णय बदल लिया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा शासक नया धर्म चलाना चाहता था, तो आपको ये ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, यानी कि घोड़े कई सारे बदल दिए जाते थे, तो इसलिए घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का जो फोटो, पहचान पत्र आदि जो भी व्यवस्था होती थी, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर, जिसे खैराज कहते हैं, के रूप में निश्चित किया था। इसने लूटे हुए धन, जिसे खम्स कहा जाता था, उसमें सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे खरी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की थी। अब देखते हैं विद्रोहों का दमन। जब जलालुद्दीन की हत्या करके शासक बना था, तो उस समय जो अमीर थे, जो उनके मंत्री वगैरह थे, वो कई सारे विद्रोह कर रहे थे, तो उनके विद्रोहों का अलाउद्दीन ने दमन किया था, क्योंकि वो एक शासक की हत्या करके राजा बना था। अलाउद्दीन के शासन काल के प्रारंभ में विद्रोह कुछ हुए थे। इन विद्रोहों के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन ने इन्हें समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। तो ये 4 अध्यादेश कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। पहला अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई, तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया गया। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों यानी शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। चौथा अध्यादेश के द्वारा सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि जब दावत या विवाह होती थी तो वहां पे जो अमीर लोग होते थे वो इकट्ठा होते थे और वहां पे राजा के खिलाफ साजिशें की जाती थी। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए दावत और विवाह संबंधों को रोक दिया था। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी। बरनी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित किए थे। पहला है अनाज का बाजार, यहाँ पर अनाजों की बिक्री होती थी। दूसरा है घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार। तीसरा था सराय ए अदल, इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी आदि चीजें बिकता था, यानी जो थोड़ी कीमती चीजें होती थी वो इसमें बिकती थी। और एक था सामान्य बाजार, इस बाजार में आम जरूरत की वस्तुएं बिकती थी, जैसे सब्जी, मिट्टी के बर्तन आदि। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया था। तो ये सभी टॉपिक अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित है, आपको ये सभी टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उन पर प्रत्यक्ष शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के जो साम्राज्य विस्तार है उसे 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्य। उत्तर भारत के राज्यों पर उसने प्रत्यक्ष शासन किया तथा दक्षिण भारत के राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन करके उनसे वार्षिक कर वसूला। अब पहला देखते हैं गुजरात विजय जो हुई थी 1299 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक, मैप में आप देख सकते हैं ये गुजरात है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी। इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। वह बिना लड़े ही भाग गया और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ पर शरण ली। ये देवगिरी यादव वंश के अंतर्गत आता है, मैप में आप ये यादव वंश देख सकते हैं, इसी के अंतर्गत देवगिरी आता है। और यहाँ के उस समय शासक थे रामचंद्र देव। यह गुजरात से भागा और रामचंद्र देव के यहाँ पर शरण ली। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। तो जब ये
अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय की थी, तो इसी समय यहाँ पर इसने मलिक काफूर को अपना गुलाम बनाया था। और ये मैप जो आप देख रहे हैं, ये मैप 1300 AD का है, तो आपको सभी टॉपिक मैप के माध्यम से ध्यान रख के पढ़ने हैं। अब देखते हैं चित्तौड़ आक्रमण एवं मेवाड़ विजय जो हुई थी 1303 ईस्वी में। मेवाड़ के शासक उस समय राणा रतन सिंह थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। मैप में आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का मैप है, जो आप ये हल्के कलर से जो मैप में मार्क कर रही हूँ, ये पूरा राजस्थान का मैप है। और यहाँ पे ये जो नीले कलर से आप देख रहे हैं, नीले कलर का ये जो क्षेत्र है गुजरात, और इस तरफ MP के बगल में, तो ये है मेवाड़। इसकी राजधानी थी उस समय चित्तौड़। कुछ इतिहासकारों ने पद्मावत की कथा के आधार पर चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य के प्रति उसके आकर्षण को ठहराया है। लेकिन यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया है कि जब वह उत्तर भारत में, ये आप देख रहे हैं, ये गुजरात विजय के लिए जब वह दिल्ली से चला था, तो उस समय रास्ते में मेवाड़ आता था। तो ये जो मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अपने इस मेवाड़ के क्षेत्र से गुजरने नहीं दिया था, तो इसलिए भी इसने आक्रमण किया था, ऐसा कहा जाता है। तो आपको दोनों टॉपिक ध्यान में रखने हैं। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करने में सफल हुआ। राणा रावल रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ में सौहर को अंजाम दिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पद्मावत है, तो इसलिए इस पे कई सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि यह जब ये 1300 ईस्वी के आसपास की ये लड़ाई हुई थी, और ये जो किताब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1540 में, तब भी इस पे कई सारे सवाल उठते हैं कि उस समय इस क्षेत्र के रानी पद्मावती की कहानी के बारे में इतने विस्तार से कैसे बताया जा सकता है। तो आपको सभी टॉपिक भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रणथंभौर विजय के बारे में, जो हुई थी 1301 ईस्वी में। यहाँ पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का शासन था। इस समय यहाँ का शासक हमीर देव था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हमीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया था। अब देखते हैं मालवा विजय के बारे में, जो 1305 ईस्वी में हुआ था। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। 1305 ईस्वी में मालवा अभियान हुआ, जिसमें महलक देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट अब देखते हैं देवगिरी अभियान, जो कि 1307 ईस्वी में हुआ था, और यह हुआ था यादव वंश के खिलाफ। तो मैप में आपको यादव वंश को ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। ये वही मलिक काफूर है जो उसने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि प्रदान की, और रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को उसके राज्य में वापस भेज दिया था। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये सभी टॉपिक देवगिरी अभियान से संबंधित आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं तेलंगाना अभियान, जो 1309 से 1310 ईस्वी के मध्य में हुआ था। अभी जो अभियान हम देख रहे हैं, ये दक्षिण भारत के अभियान है। इस जो लाइन रेड कलर से जो लाइन खींच रही हूँ, इसके नीचे के जितने भी अभियान है वो दक्षिण भारत में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तेलंगाना वंश का, ये काकतीय वंश का शासन है। यहाँ पे ये तेलंगाना अभियान के नाम से इसे जाना जाता है। तेलंगाना में काकतीय वंश के राजा राज्य करते थे। तेलंगाना का शासक उस समय प्रताप रुद्रदेव था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। 1310 ईस्वी में काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा था। प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार का प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है उसको दिया था। अब देखते हैं होयसल राज्य पर आक्रमण, जो कि 1311 ईस्वी में हुआ था। तो नीचे आप देख सकते हैं, ये होयसल राज्य है, इस पे आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक वीर भल्लाल देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्रम थी। इसने भी सुल्तान की अधीनता
स्वीकार कर ली थी। उस समय यहाँ पे इन्होंने अलाउद्दीन ने पांड्यों पर भी अपना आक्रमण किया था, लेकिन पांड्य ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया जो कि दिल्ली में स्थित है। हजार खंभा महल बनवाया जो दिल्ली में है, और सीरी का किला बनवाया जो दिल्ली में स्थित है। इस मैप में आप अलाउद्दीन का साम्राज्य देख सकते हैं जो इस मैप में विस्तारित है, जहां तक उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। और यहाँ पे ये पांड्यों का शासन था, जो ये गोल से मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ पर इसने अपना अधिकार नहीं जमा पाया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण हुए। उस समय यहाँ पे जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ पे मंगोलों का शासन था। ये भारत पे लगातार आक्रमण कर रहे थे, और अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र सिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बनाकर सारा अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया। लगभग 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और सिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। अब देखते हैं मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जिसका शासनकाल है 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी के मध्य। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था और कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाता था। बाद में इसके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी और खुसरो खां खुद शासक बन गया। अब देखते हैं नसरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में। नसरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था, तो ये भी ध्यान रखना है। नसरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक बस कुछ ही दिन तक शासक रहा। उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई और खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। तो ये सभी शासक के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सही है। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किस काल का था? तो ये था खिलजी वंश, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये थे जफर खां, ऑप्शन ए सही है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया? तो ये थे मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अलाउद्दीन खिलजी किस शासक की हत्या करके खिलजी वंश का अगला शासक बनता है? तो ये है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सही है। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये है कुतुब मीनार का, ऑप्शन सी सही है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान। यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण में आपको यहाँ पे क्योंकि लगा के इसे पढ़ना है, क्योंकि वह दक्षिणी राज्य को कब्जे में करना चाहता था। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि वह दक्षिण से सिर्फ कर वसूलता था, यहाँ पे वह डायरेक्ट शासन नहीं करता था। तो ऑप्शन यहाँ पे कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।